8. सुबह के 3:30 बजे सब तरफ अंधेरा। टेम्परेचर -15 डिग्री सेल्सियस। हिमालय के पहाड़ों में से बहती हुई गंगा नदी। बहती नदी के किनारों पे 4 फुट ऊंची बर्फ जमी थी। बर्फीले पानी में गर्दन तक डूबे हुए कुछ लड़के लड़कियां खड़े थे। ठंड से उनके चेहरे नीले पड़ चुके थे। उनकी पलकों पे बर्फ जमी थी। जिस ठंडे पानी में कोई इंसान कुछ ही मिनटों में दम तोड़ सकता था, उस पानी में वो सब पिछली रात से खड़े थे। फिर भी उनकी आंखें चौकन्नी और उनकी सांसें सहज थी। उन सबके बीच सीने तक पानी में डूबे हुए उन सबके गुरु आचार्य सूर्यदेव चल रहे थे। आचार्य की चोटी में बंधे बाल, दाढ़ी और मूछें सफेद थी। आचार्य की हाइट 7 फुट और उनके शरीर की एक एक मसल मजबूत और कसी हुई थी। उनकी उम्र 500 साल से भी ज्यादा थी, लेकिन उनकी आंखों में सुबह के सूरज जैसा तेज था। आचार्य गरजे, रक्षक बाहर! ये कहकर आचार्य नदी से बाहर निकले और चल दिए। उनके पीछे पीछे सभी रक्षक भी पानी से बाहर निकले और उनके साथ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो सब ठंड से ठोस हो चुकी एक झील के ऊपर आके रुके। अरब पकाई! आचार्य की कमांड सुनते ही सभी शिष्य 3 लाइंस में खड़े हुए और उन्होंने नमस्कार मुद्रा में हाथ जोड़े। फिर सबने अपना सीधा हाथ ऊपर उठाया। इसके बाद उन सब ने अपने वॉरियर ट्रेनिंग का वार्म अप शुरू किया। उन सबके हाथ और पैर एक साथ मूव कर रहे थे। उनके हाथ ऊपर जाते, नीचे आते, फिर अचानक वो अपना पैर उठा के सर के ऊपर ले जाते और उसे घुमाते हुए नीचे लाते। सब तरफ अभी भी अंधेरा था, पर उस जगह पे उजाला होने लगा, क्योंकि धीरे धीरे उन सब रक्षकों के हाथ और पैर चमकने लगे। वो अपनी मुद्राओं से 5 एलिमेंट्स पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की ताकतों को चैनल कर रहे थे। आचार्य ने शंख बजाया। सभी आचार्य के आसपास एक बहुत बड़े सर्कल बना के खड़े हुए। विशिन! 21 साल का विशिन आचार्य के सामने आया। विशिन 6.25 फुट लंबा था। उसकी आंखें नीली और उसका शरीर किसी बॉक्सर जैसा गठीला और मजबूत था। प्रणाम आचार्य। विशिन के साथ कौन युद्ध अभ्यास करेगा? कोई आगे नहीं आया। विशिन कभी किसी युद्धाभ्यास में हारा नहीं था। सिर्फ एक ही था जो विशिन से नहीं डरता था। शिवम! आचार्य के बुलाने पे शिवम आगे आया। विशिन का हमउम्र शिवम 5 फुट 11 इंच लंबा था। उसके कंधे चौड़े, शरीर किसी पहलवान जैसा सुडौल और उसकी आंखें गहरी काली थीं। प्रणाम आचार्य। शिवम और विशिन एक दूसरे के सामने खड़े हुए। उन्होंने एक दूसरे को प्रणाम किया और नमस्कार मुद्रा में एकदम स्थिर खड़े हुए। आरंभ! शिवम ने पलक झपकते ही अपनी हथेली सामने की और विशिन के चारों ओर अंधेरा छा गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। विशिन ने आंखें बंद की। अंधेरे में एक रोशनी चमकी। शिवम की मुट्ठी विशिन के मुंह के पास आके किसी इनविजिबल दीवार से टकराई। विशिन ने शिवम का पहला हमला आसानी से रोक लिया। अब विशिन शिवम को देख सकता था। शिवम पीछे हटा और उसने अपने दोनों हाथ हवा में लहराए। शिवम ने 3 बार वायु अस्त्र से विशिन ने हमला किया। विशिन ने तीनों बार उसके हमले को रोक लिया। शिवम ने अपना हाथ खोला और एक मंत्र पढ़ा। शिवम की हथेलियों में आग दिखने लगी। उसने आग की लपटें भाले की तरह विशिन पे फेंकी। विशिन ने हवा में मौजूद नमी को पानी में बदल के ढाल की तरह अपने सामने खड़ा किया। आग की लपटें पानी की ढाल से टकराकर बुझ गईं। शिवम ने मंत्र बड़बड़ाया। अगले ही पल उसके हाथ में पत्थर जैसी कठोर बर्फ की तलवार थी। विशिन ने भी मंत्र पढ़ के बर्फ की तलवार बनाई। दोनों शेरों की तरह एक दूसरे पे झपटे।
सभी शिष्य मुंह खोले अचरज से उन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। उनके हाथ इतनी तेजी से घूम रहे थे कि दिखाई नहीं दे रहे थे। सबके सामने सिर्फ बर्फ की तलवारें बिजली जैसी चमक रही थी। अचानक विशन की सांस रुक गई। विशन के लिए समय बहुत धीमे चलने लगा। विशन को एक ज्वालामुखी फटता हुआ दिखाई दिया। विशन के सामने 20 फुट ऊंचा साया खड़ा था। उस साये का शरीर ज्वालामुखी के लावे जैसा लाल था। उसकी आंखें काले मोतियों जैसी चमक रही थी। वो साया मुंह फाड़े विशन को निगलने दौड़ा। विशन डर के चिल्लाया, सूर्यास्त्र! आचार्य ने विशन पे वार किया। आचार्य के वार से विशन का मुंह अकड़ गया। वो जो कहना चाहता था उसे पूरा नहीं कर पाया। आचार्य और सभी शिष्यों ने देखा, आसमान में एक तेज रोशनी चमकी। एक बड़े विस्फोट के साथ झील के जमे हुए पानी में दरार आ गई। शिवम जो विशन पे वार करने वाला था, उसने अपना हाथ रोक लिया। आचार्य चिल्लाए, विशन! विशन ने आचार्य की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे वो किसी नींद से उठा हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक रक्षक पे सुरास्त्रम से हमला करने की? लेकिन आचार्य! आचार्य एक पल में विशन के सामने आए। उनका हाथ विशन के पेट में घुसा। आचार्य ने एक झटके में विशन का पेट अपने हाथ में मरोड़ दिया। दो शिष्य आपस में बात कर रहे थे। विशन सूर्यास्त्र इस्तेमाल करने वाला था ना? हाँ, अगर आचार्य ने उसे रोका नहीं होता तो हम सब जलकर राख हो जाते। विशन जमीन पे गिरा दर्द से छटपटाने लगा। शिवम विशन की मदद करने उसकी तरफ बढ़ा। शिवम, छोड़ो उसे। विशन दर्द से छटपटाता रहा। आचार्य ने बाकी सब शिष्यों की ओर देखा। सूर्यास्त्रम रक्षकों का सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली अस्त्र है। वो जिस पे भी इस्तेमाल किया जाए वो सूर्य की शक्ति से जल के राख हो जाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म राक्षस के ऊपर किया जा सकता है, समझे? जी आचार्य। आचार्य ने विशन की ओर देखा। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो चुकी थीं। अपनी सांसों पे काबू रखो। अपनी जीवन शक्ति को इकट्ठा करो। अगर वो कर पाए तो तुम जीवित बचोगे, वरना नहीं। अब सुबह का उजाला होने लगा था। आचार्य गुरुकुल की ओर चल दिए। उन्हें देखते ही सभी शिष्य भी उनके पीछे चल दिए। शिवम विशन की मदद करना चाहता था, पर वो आचार्य की बात के खिलाफ जाने की सोच भी नहीं सकता था। उसने धीरे से कहा, विशन, अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। ये कह के शिवम भी शिष्यों के साथ गुरुकुल की ओर चल दिया। विशन ने अपनी सांसों पे काबू किया और अपनी पूरी जीवन ऊर्जा को अपनी पेट की ओर भेजा। धीरे धीरे उसका दर्द कम होने लगा। उसके शरीर में हो रही इंटरनल ब्लीडिंग बंद हो गई और कुछ ही मिनटों में वो उठ के पद्मासन में बैठ गया। वो ध्यान में बैठा अपने शरीर की चोट को ठीक कर रहा था। विशन ने अपनी आंखें खोली, उठा और शांति से गुरुकुल की ओर चल दिया। सुबह के 9:30 बजे कैलाश पर्वत की घाटी में बसा गुरुकुल। हजारों सालों से वो गुरुकुल हिमालय की गहराई में बसा था। कलयुग के शुरू होने के समय सभी ऋषि मुनि जानते थे कि अब धरती पे पाप और अत्याचार बहुत बढ़ने वाला था। कलयुग में लोग असुरों से उनके हथियारों लोभ, मोह, काम, क्रोध से डरने की बजाय उन्हें खुद अपने घर में अपनी आत्मा में जगह देने वाले थे। इसलिए अंधकार के युग कलयुग की शुरुआत में लोगों को असुरों और बुराइयों से बचाने का जिम्मा कर्म योगियों ने लिया और कर्म योगियों को असुरों से बचाने का जिम्मा रक्षकों ने। उस समय परशुराम के कुछ शिष्यों ने गुरुकुल की स्थापना की, जहां रक्षकों को शारीरिक, मानसिक रूप से असुरों को हराने के लिए तैयार किया जा सके। भारत में बाहर से बहुत हमलावर आए, पर किसी को उस गुरुकुल की भनक तक नहीं लगी। गुरुकुल तक पहुंचना किसी आम इंसान के लिए नामुमकिन था।
और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस जगह को रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर किया हुआ था। 2024 की उस सुबह गुरुकुल सुबह की रोशनी में जगमगा रहा था। गुरुकुल में लकड़ी और मिट्टी से बने कई छोटे बड़े कॉटेजेस थे। देखने में गुरुकुल किसी छोटे गांव जैसा लगता था, लेकिन वहां दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धा रक्षकों की ट्रेनिंग होती थी। उस सुबह शिवम और विशिन आचार्य सूर्यदेव के कॉटेज की तरफ जा रहे थे। विशिन ने चलते चलते शिवम के कंधे पे हाथ रखा। माफ करना शिवम, लेकिन मेरा यकीन करो। विशन, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर तो क्या किसी भी सूर्यास्त्र का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर मुझे यकीन है जो तुमने देखा वो तुम्हारा डर था, उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। आचार्य सूर्यदेव अपने कॉटेज में बैठे थे। उनके सामने सफारी सूट में लगभग 50 साल का एक आदमी खड़ा था। आचार्य के सामने 2 कुर्सियां रखी थीं, लेकिन उस आदमी की आचार्य सूर्यदेव के सामने बैठने की हिम्मत नहीं थी। तभी शिवम और विशिन दरवाजे पे पहुंचे। प्रणाम आचार्य। प्रणाम आचार्य। अंदर आओ। शिवम और विशिन कॉटेज में दाखिल हुए। उन्हें देखते ही वो आदमी उनके सामने आया। Hello, I am Avinash Kaul, Defense Minister, Government of India. I mean, Every student in Gurukul knows English and all the languages spoken in India. जी आचार्य, I'm sorry. प्रणाम अविनाश जी। प्रणाम अविनाश जी। प्रणाम। शिवम, विशिन, अविनाश जी को एक कर्म योगी से पता चला है कि आज असुर दिल्ली में कोई बड़ा हमला करने वाले हैं। यस, उसी को रोकने में हमें रक्षकों की मदद चाहिए। विशिन ने आचार्य की ओर देखा। आचार्य ने हाँ में सर हिलाया। विशिन ने अविनाश से पूछा, पर यह काम आर्मी या पुलिस का है, रक्षकों का नहीं? कर्मयोगी के हिसाब से ये बहुत बड़ा हमला होने वाला है और इस हमले में असुर कई कर्मयोगियों को मारने वाले हैं। हमले की टाइम और लोकेशन डिटेल्स हमारे बेस्ट इंटेलिजेंस ऑफिसर्स पता नहीं लगा पाए हैं कि हमला कब और कहां होने वाला है। बस इतना पता चला है कि वो आज रात दिल्ली में होगा। हमें जो भी पता है वो इस फाइल में है। विशिन ने डिफेंस मिनिस्टर के हाथ से फाइल ली। अविनाश ने आचार्य सूर्यदेव की ओर देखा। वो आचार्य के सामने हमेशा नर्वस रहता था। उसका काम पूरा हो चुका था। आचार्य जी, मैं चलता हूँ। रक्षकों को लेने 1 घंटे में हेलीकॉप्टर आ जाएगा। नमस्ते। गुड लक गाइस। प्रणाम अविनाश। प्रणाम अविनाश जी। प्रणाम अविनाश जी। प्रणाम। अविनाश कौल वहां से निकल गया। बाहर एक आर्मी हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। उसके जाते ही आचार्य कुर्सी से उठे। शिवम, विशन, 3 रक्षकों को चुनो। शिवम, तुम टीम लीड करोगे। विशन, तुम सेकंड इन कमांड होगे। तुम पांचों 1 घंटा बाद दिल्ली के लिए निकलोगे। शिवम, जाके तैयारी शुरू करो। विशन, तुम यहीं रुको। जी आचार्य। प्रणाम। शिवम ने विशिन को एक नजर देखा और वहां से चला गया। विशिन ने आचार्य की ओर देखा और हाथ जोड़े। मुझे माफ कर दीजिए आचार्य। विशिन, तुम और शिवम गुरुकुल के सबसे वफादार रक्षक हो। सूर्यास्त्र मैं सिर्फ कुछ ही शिष्यों को सिखाता हूं। तुम इतने नादान नहीं हो कि इतना बड़ा और विनाशकारी अस्त्र एक रक्षक पे, अपने दोस्त पे चला दो। कुछ तो हुआ था जो तुमसे इतनी बड़ी गलती हुई। बताओ मुझे, आज सुबह वो अनहोनी क्यों हुई? आचार्य, मैंने सूर्यास्त्र शिवम पे नहीं, ब्रह्म राक्षस पे चलाया था। विशन, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? हाँ आचार्य, शिवम से युद्ध अभ्यास के दौरान अचानक मैंने उसे देखा। कैसा दिखता था वो? 20 फुट ऊंचा, लावा जैसा लाल शरीर और चमकती हुई काली आंखें। वो मुझे निगलना चाहता था। तुमने जो देखा वो तुम्हारा डर था। तुम इस मिशन से आते ही रोज सुबह शाम ध्यान में बैठोगे। किसी भी रक्षक में थोड़ा भी द्वेष, डर, अहंकार या लालच आ जाए तो वो किसी अच्छे कर्म के लायक नहीं रहता। जी आचार्य। जाओ, तैयारी करो। जी, प्रणाम आचार्य। ये कह के विशिन वहां से चला गया। आचार्य के चेहरे पे चिंता की रेखाएं उभर रही थीं।
वो तेजी से कॉटेज के अंदर के कमरे में गए। वहां हर तरफ शेल्फ्स पे हजारों साल पुरानी किताबें रखी थी। उन्होंने एक किताब खोली और उसमें कुछ पढ़ा। ब्रह्म राक्षस सिर्फ तुम्हारा डर था विशन, उसके आने का समय नहीं हुआ है अभी। दिन के 11 बजे दिल्ली के डिप्लोमेटिक एरिया का एक बंगलो के पीछे एक बहुत बड़ा गार्डन। पत्तों से छन के धूप पेड़ की एक डाली पे पड़ रही थी। पेड़ की उस डाली पे 2 गिलहरियां पिछले पैरों पे खड़ी रति को देख रही थीं। रति, घने घुंघराले अमावस की रात से काले बाल, गहरी नीली आंखें, गोल चेहरा और सुराहीदार गर्दन। रति ने ब्लैक टी शर्ट और डेनिम स्कर्ट पहनी हुई थी। देखने में रति कॉलेज स्टूडेंट लगती थी। रति के चेहरे का हर नैन नक्श और शरीर के हर एक अंग में इतनी सुंदरता, यौवन और कशिश थी कि उसे देखते ही बड़े से बड़ा योद्धा, योगी और साधु भी उसके गुलाम बन जाते थे। रति बड़े प्यार से उन गिलहरियों को देख रही थी। उसने मुस्कुराकर उन दोनों गिलहरियों के बीच एक बादाम रखा। दोनों गिलहरियों ने एक साथ उस बादाम को पकड़ा और खींचने लगी। गिलहरियां उस बादाम के लिए लड़ रही थीं। आखिरकार एक गिलहरी ने बादाम छीना और वहां से भाग गई। दूसरी गिलहरी मासूमियत से रति को देखने लगी, जैसे एक और बादाम मांग रही हो। रति ने प्यार से गिलहरी के सर को उंगली से सहलाया। फिर अचानक उसने गिलहरी को अपनी मुट्ठी में पकड़ा। रति की आंखों का रंग बदलने लगा। अब उसकी आंखें लाल थीं। वो गिलहरी को घूर रही थी। अगले ही पल गिलहरी के शरीर ने आग पकड़ ली। रति बड़े प्यार से अपने हाथ में जलती हुई गिलहरी को देख रही थी। तुम कमजोर हो, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं। कोई आ रहा था। रति ने अपना हाथ मसला और गिलहरी की राख जमीन पे गिरी। रति पलटी। ड्राइवर की ड्रेस पहना एक आदमी ऊपर उसकी ओर देख रहा था। रति पेड़ की 10 फुट ऊंची डाल के पास हवा में तैर रही थी। वो धीरे धीरे नीचे आई। रति के ड्राइवर ने सफेद यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। देखने में वो या कोई भी असुर आम इंसान जैसा ही लगता था। उसकी इंसान को बर्बाद कर देने की ताकत तभी पता चलती थी जब उसके मीठे शब्द किसी इंसान के कानों में पड़ते थे या उसकी नजर किसी इंसान की आत्मा में झांकती थी। रति के सामने सभी असुर हमेशा डरे हुए रहते थे। आखिरकार वो धरती के सभी असुरों की महारानी थी। रति के पैर धरती पे पड़े। असुर ने झुक के कहा, महारानी, डिफेंस मिनिस्टर अविनाश कौल का हेलीकॉप्टर आज दोपहर कश्मीर में लैंड हुआ। वो हेलीकॉप्टर कैलाश की तरफ से आया था। आज रात रक्षक आने वाले हैं हमारा हमला रोकने। सब तैयार है? जी महारानी, क्या ये सच है कि ब्रह्म राक्षस समय से पहले आने वाला है? रति ने उसे घूर के देखा। डर से उसका गला सूख गया। जानती हूँ, जब ब्रह्म राक्षस आएगा तब धरती, आकाश और पाताल उसके कदमों की आहट से कांपने लगेंगे। समंदर शहरों को डुबो देंगे, ज्वालामुखी पहाड़ों को जला देंगे और सब इंसान उसके गुलाम बनके एक दूसरे के खून से नहाने लगेंगे। जब वो आएगा सबको पता चलेगा, और तुम्हें भी। तुम आज रात के मिशन पे ध्यान दो। आज रात हमारा जीतना बहुत जरूरी है। ठीक उसी वक्त कैलाश के पास गुरुकुल में एक हेलीकॉप्टर खड़ा था। 3 रक्षक शिवम और विशन पैरामिलिट्री की यूनिफॉर्म पहने हेलीकॉप्टर में बैठे। शिवम और विशन ने देखा टीम का एक रक्षक घबराया हुआ था। शिवम ने उसके कंधे पे हाथ रखा। क्या हुआ? मेरा पहला मिशन है। मुझे असुरों से डर लगता है। विशन और शिवम मुस्कुराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, फिर उस रक्षक की तरफ। आचार्य की सिखाई हर बात याद रखना और खुद पर भरोसा रखना। फिर असुर तुमसे डरेंगे। रक्षकों का वो हेलीकॉप्टर दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। रति उस वक्त इत्मीनान से रात का इंतजार कर रही थी। उसके सामने खड़े असुर ने कहा,
महारानी, बस आज रात रक्षकों में शिवम और विशन ना हो। वो जब भी आते हैं हम कभी कामयाब नहीं होते। रति असुर के कान के पास झुकी और उसने धीरे से कहा, शिवम और विशन को बुलाने के लिए ही तो ये सारा खेल रचा गया है। रात 9 बजे विजय अपने घर में घुसा। उसे देखते ही मनीषा ने फोन काटा। विजय उसे घूर रहा था। मनीषा के हाथ में ड्रिंक था। क्या कर रही थी? ड्रिंक ले रही थी बेबी। तुम्हारे लिए भी बनाऊं एक ड्रिंक? फोन पे किससे बात कर रही थी? अपनी फ्रेंड से, सुनीता। तुम मिले तो हो उसे। अच्छा, तो मुझे देखते ही काट क्यों दिया? क्या बकवास कर रहे? चुप! वो तुरंत लैंडलाइन फोन के पास गया और उसने रीडायल का बटन दबाया। हेलो हेलो, मनीषा। विजय ने फोन काटा। मनीषा बिना डरे उसकी आंखों में देख रही थी। अपने यार से बात कर रही थी? तमीज से बात करो विजय। नाजीर मेरा दोस्त है। दोस्त के आशिक? क्या चल रहा तेरा उसके साथ? तुम्हारे दिमाग में ही गंद भरा है विजय। तुम खुद इधर उधर मुंह मारते हो तो तुम्हें लगता है सब बच्चलन है। बात मत घुमा। चक्कर चल रहा है ना तेरा उसके साथ? दोस्त से इतनी रात को कौन लड़की बात करती है, हैं? मैं करती हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी इस जेल में घुटन होती है। हमारा घर जेल है तेरे लिए? मैंने तेरे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं किया। सबके मना करने पर भी तुझसे शादी की, और अब तुझे जेल लगता है? ये जेल ही है। तुम्हारे ऑब्सेसिव बिहेवियर से मैं तंग आ चुकी हूँ। किससे बात करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, हर चीज का जवाब चाहिए तुम्हें। मुझे तुम इंसान नहीं, अपनी प्रॉपर्टी समझते हो। और हमारी शादी, व्हाट अ जोक। तुमने आज तक हमारी शादी दुनिया से सीक्रेट रखी है। क्यों? ताकि तुम जिसके साथ चाहो सो सको। मनीषा, तू कब समझेगी? मैं तेरे लिए कुछ बनना चाहता हूँ। तुझे कितनी बार बताया कि कुछ बन जाऊंगा तो धूमधाम से शादी करूंगा तुझसे। ये जब रात को देर से घर आती है, इसकी महक ही अलग होती है। वो महक नजीर के बदन की है। विजय, आई हैव हैड इनफ। मैं अब यहाँ और नहीं रह सकती। अच्छा, तू यहाँ से जाएगी? जाके दिखा। क्या करोगे? फिर से पीटोगे मुझे? मारो, हाथ तो लगा के दिखाओ अब की बार। विजय चुपचाप खड़ा उसे घूर रहा था। उसके कानों में फिर से वो शब्द पड़े। अब इसमें मेरा कोई डर नहीं बचा। ये यहाँ से जाएगी और सबको बताएगी कि ये उसके साथ सो रही थी। वो बेडरूम में गया और अपनी गन लेके आया। उसने गन मनीषा की तरफ तानी। मार डालोगे मुझे? पहले हमारा बच्चा गिरवाया मुझसे, अब मुझे भी मार डालोगे? मारो, मारो, गोली मारो। विजय के हाथ कांप रहे थे। वो मनीषा से बहुत प्यार करता था। मनीषा को विजय के पीछे एक काला साया दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल थीं। साये को देख के वो बुरी तरह डर गई। विजय के पीछे खड़े असुर ने उसके कान में कहा, मेरी नहीं तो किसी की नहीं। आधी रात को विजय एक रेस्टोरेंट के किचन में खड़ा था। उसका दोस्त रेस्टोरेंट का मालिक उसके साथ खड़ा था। उनके सामने टारपुलिन में लिपटी मनीषा की लाश पड़ी थी। तू ये लाश यहाँ क्यों ले आया? इसकी लाश को आज ही खत्म करना होगा। अरे पर ये रेस्टोरेंट है, यहाँ क्यों लाया? किसी जंगल में ले जाके दबा देता। विजय आसपास देख रहा था। उसके दोस्त को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। तभी विजय के कान में असुर के शब्द पड़े, तंदूर गरम है। विजय की आंखें अब एक नशे में थीं। उसने अपने दोस्त की तरफ देखा। एक तरफ से बॉडी उठा। क्यों? मनीषा को तंदूर में डालना है। तू पागल हो गया है क्या? एक काम कर, तंदूर में लाश में खुद डाल लूंगा। तू जाके तेल या घी कुछ लेके आ।
हेलीकॉप्टर में शिवम, विशन और 3 रक्षकों की टीम बैठी थी। शिवम और विशन ने विजय और मनीषा का किस्सा अभी अभी सुनाया था। वो रक्षक जो अपने पहले मिशन पे जा रहे थे, चौंक के शिवम और विशन की तरफ देख रहा था। उसने अपनी बीवी को मार के तंदूर में जला दिया। हाँ, कोई किसी के साथ इतनी भयानक हरकत कैसे कर सकता है, वो भी अपनी बीवी के साथ जिससे वो प्यार करता था। ये तो कुछ भी नहीं। असुर इंसानों से इससे भी बुरे काम करवाते हैं। कितने बुरे? वर्ल्ड वॉर्स में इंसानों से करोड़ों इंसानों को मरवाना, हिरोशिमा नागासाकी पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना, धर्म देश प्रेम के नाम पे लोगों को लड़वा के सैकड़ों लोगों, औरतों, बच्चों को मार देना असुरों के कारनामों के लिए बहुत लंबी है। कलयुग में तो असुर बच्चों की पवित्र आत्माओं से भी बुरे से बुरा पाप करवाने लगे हैं। असुर ऐसा क्यों करते हैं? क्या मिलता है उन्हें? शिवम और विशन ने एक दूसरे की ओर देखा। ये सवाल उनसे कई रक्षक पूछ चुके थे। विशन ने जवाब दिया, लोग धर्म के नाम पे क्यों लड़ते हैं? क्योंकि सबको लगता है कि उनका धर्म बाकी सबसे बेहतर है और उन्हें दूसरे धर्म के लोगों से खतरा है। जबकि सच ये है कि हम सबको एक ही ताकत ने बनाया है, प्रकृति ने, असुरों को भी। शिवम को यह बात अच्छी नहीं लगी, पर वो विशन की बात बीच में नहीं काटना चाहता था। असुरों को भी इंसानों और कर्मयोगियों से डर लगता है। वो समझते हैं कि अगर इंसान अच्छे रास्ते पे चलेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। विशन, बुराई फैलाना असुरों का नेचर है। तुम उनके बिहेवियर को जस्टिफाई कर रहे हो। हर किसी के कुछ भी करने की कोई वजह होती है। मैं सिर्फ वो बता रहा हूँ, किसी को जस्टिफाई नहीं कर रहा। विशन, तुम्हारा दिल बहुत साफ है, तभी तुम असुरों को कंपैशन से देखते हो, इसलिए उनका असली नेचर नहीं समझ पाते। What's wrong with compassion? असुर हमारे दुश्मन है विशन। नहीं शिवम, वो सिर्फ हमारे ऑपोजिट खड़े हैं। तो आज असुर इंसानों को मारने वाले हैं? हाँ, पर हम लोग इंसानों को बचाने नहीं जा रहे। आज वो जहाँ भी हमला करेंगे उसमें कर्मयोगी भी मर सकते हैं। रक्षकों का मिशन कर्मयोगियों को बचाना है। और कर्मयोगियों का मिशन इंसानों को बचाना? ना, कर्मयोगियों का मिशन है इंसानों में अच्छाई बचाना, उन्हें सही रास्ते पे लेके आना। कलयुग में असुर और कर्मयोगी इंसानों की आत्मा के लिए लड़ रहे हैं। असुर इंसानों की आत्मा को बर्बाद कर देना चाहते हैं, कर्मयोगी उसे बचाना चाहते हैं। मुझे पूरी तरह कुछ समझ नहीं आ रहा। कर्मयोगी इंसानों की आत्मा बचाते कैसे हैं? सब सवालों के जवाब मिलेंगे। इस मिशन के अंत तक तुम इस सारे खेल को थोड़ा बेहतर समझने लगोगे। मुझे असुरों से डर लगता है, लेकिन आप लोग मेरे साथ हो और मैं आचार्य सूर्यपुत्र का शिष्य हूँ। मेरा वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस गलतफहमी में मत रहना। क्या वो मुझे भी मार सकते हैं? असुर मारते नहीं, पकड़ में आए रक्षकों की उससे भी पत्थर हालत करते हैं। शिवम, तुम लीडर हो, इसे डराओ मत। टीम लीडर हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। He can't take his safety for granted. डरो मत, शिवम इज द बेस्ट टीम लीडर। तुम सिर्फ अपनी ट्रेनिंग याद रखना और मिशन में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस्ड रहना, ओके? मुझे नहीं पता था असुर रक्षकों के लिए भी खतरा हो सकते हैं। असुर किसी के भी दिमाग में घुस सकते हैं। असुरों का हमला रोकने शिवम और विशन की टीम दिल्ली जा रही थी। उस रात के हमले की शुरुआत बहुत पहले हुई थी। 6 महीने पहले रति एक स्पोर्ट्स कार की पैसेंजर सीट पे बैठी थी। उसने डीप नेक ब्लैक टी शर्ट और मिनी स्कर्ट पहनी थी। ड्राइवर सीट पे बैठे 50 साल के आदमी शरद गुप्ता की नजर रोड से ज्यादा रति के लेग्स पे थी। रति ने उसकी ओर देखा। उसने अपनी नजरें वापस रोड की तरफ कर ली। You know, अगर तुम होटल पहुंचने तक वेट नहीं कर सकते तो तुम कार को रोड के साइड में पार्क कर सकते हो। We can do it here. नो नो, नॉट एट ऑल। इट्स जस्ट दैट तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम मुझे सेक्सी बोल सकते हो। I know I am. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम 18 इयर्स की हो चुकी हो। आधार कार्ड दिखाऊं? नो नो, आई बिलीव यू। इट्स जस्ट दैट तुम किसी भी यंग लड़के के साथ जा सकती हो, पर तुम मेरे साथ। यंग लड़के ना, उनमें कोई कंट्रोल नहीं होता। कपड़े उतरते ही दे आर डन। आई नो वॉट यू मीन। एनिमल किंगडम में फीमेल्स सबसे स्ट्रॉन्ग मेल के साथ मेट करती हैं। Ooh, you are strong, huh? आई एम सीरियस।
गोरिल्लास, कैंगरूज, लायंस में मेटिंग के लिए मेल्स लड़ते हैं और जीतने वाले को ही मौका मिलता है। इसीलिए एनिमल्स इतने स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि सबसे स्ट्रांग मेल का जीन पूल ही सरवाइव करता है। हम इंसान, वी आर फक्ड। इंटरेस्टिंग। इंसानों को पता है वो कितने वीक होते जा रहे हैं, पर कलयुग में वो अपने विनाश को सामने से गले लगाते हैं। कलयुग? तुम थियोलॉजी की स्टूडेंट हो? मैं ह्यूमन नेचर की स्टूडेंट हूँ, यू नो। सत्ययुग, द्वापर युग और त्रेता युग में इंसान लोभ, मोह, काम, क्रोध से डरते थे। ये सब योग एंड ऑल, इट्स ऑल माइथोलॉजी। ये सब सच नहीं है। नो, आई हैव सीन इट। तुमने तीनों युग देखे हैं, तो तुम क्या हजारों साल पुरानी हो? टेम्पटेशन की कोई उम्र नहीं होती। टेम्पटेशन हमेशा से था और हमेशा रहेगा। और कलयुग मेरा फेवरेट टाइम है। इसमें इंसान लालच, मोह माया, लस्ट और गुस्से को एंजॉय करते हैं। ब्रह्म राक्षस, उसके आने के बाद तुम इंसान एक नई दुनिया देखोगे। ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं कि तुम एक यंग लड़की के साथ सेक्स करने वाले हो, जबकि तुम्हारी एक वाइफ है, 2 डॉटर्स हैं, तुम्हारी बड़ी बेटी तो 20 साल की है, राइट? यस, बट शादी में एक पॉइंट के बाद फिजिकल इंटीमेसी मंडेन हो जाती है, फिर बंद। शरीर की जरूरतें होती है। ये कह के शरत ने रति की थाइस पे हाथ रखा। रति ने उसका हाथ अपने हाथ से सहलाया। Exactly. I love it. Lust, anger, attachment, greed. इसीलिए कलयुग में इंसानों को जीतना इतना आसान है हम असुरों के लिए। What? क्या बोल रही हो तुम? Are you high? Oh yes, I'm high. इतना एडवेंचरस है ना कलयुग। You know, last week मेरे 15 मिनट्स के मैनिपुलेशन पे एक आदमी ने अपनी वाइफ और दोनों बच्चों को मार डाला। It was awesome. शरत के चेहरे से हंसी गायब हो गई। रति ने सीट पीछे करके अपने लेग्स डैशबोर्ड पर रख दिए। शरत ने कार की रफ्तार बढ़ा दी। सी, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है, पर मेरी लेग्स देखते ही तुम और फास्ट चला रहे हो। मुझे तुमसे डर क्यों लगेगा? That's the spirit. तुमने गुड वुल्फ, बैड वुल्फ थ्योरी सुनी है? यस, हर इंसान में गुड वुल्फ उसका अच्छा सेल्फ एंड बैड वुल्फ उसका बुरा सेल्फ होता है। That's unfair. किसने डिसाइड किया कि बैड वुल्फ कौन सा है? मरना तो हर किसी ने है, तो कोई भी वुल्फ चुनो। You are going to die anyway. What about living? अपनी डिजायर्स को पूरा करके एडवेंचर करके मरना बेटर है कि बोरिंग लाइफ जी के। हाँ? Who likes boring? Yes, bad wolf is not bad at all. ये तुम इंसानों का ब्रेन वॉश किया गया है मोरालिटी से, रिलीजन से, and that wolf is so much fun. और अब तो वो भी आने वाला है। तुम इंसानों क्या बोल रही हो? तुम इंसान नहीं हो क्या? मेरी बॉडी देखो, मेरी ब्यूटी तुम्हें ह्यूमन लगती है? ये कह के रति ने शरत की पैंट का बटन खोला। रति ने उसकी पैंट में हाथ डाला। शरत के पूरे बदन में बिजली दौड़ने लगी। कार उलट चुकी थी। वो आदमी खून में तरबतर था। रति उसके बगल में बैठी उसकी आंखों में देख रही थी। मैंने कहा था ना, गाड़ी रोड के साइड में लगा लो। हाँ? 3 रातों बाद रति हॉस्पिटल रूम में शरत के बेड के पास खड़ी थी। उसके साथ एक डॉक्टर खड़ा था। महारानी, इसकी बीवी को बता दिया है कि एक्सीडेंट के टाइम इसकी पैंट्स नीचे थी। वो इसे डिवोर्स करने की तैयारी कर रही है। ये सारा इंसिडेंट न्यूज़पेपर में आ गया है। इसकी हाई प्रोफाइल जॉब भी जाएगी अब।
रति ने उस आदमी के ऊपर से चादर हटाई। उस आदमी की टांगे नहीं थीं। इसकी दोनों लेग्स काटनी पड़ी महारानी। ऑसम। अब ये परफेक्ट बेट है। बेट? क्या पकड़ने के लिए? आचार्य सूर्यदेव के तालाब की मछलियां पकड़ने के लिए। रेगिस्तान, दूर दूर तक सिर्फ तपती रेत। दोपहर 2 बजे रेगिस्तान का टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। आसपास मीलों तक कोई इंसान, कोई जानवर, कोई आवाज नहीं थी। रेगिस्तान में एक पेड़ खड़ा था, सूखा, अकेला, तपता हुआ। एक सांप रेत में तिरछा चलता हुआ उस सूखे पेड़ के नीचे पहुंचा। पेड़ की एक सूखी डाल से एक बूंद सांप पे गिरी। सूखे पेड़ से पसीने की बूंद टपक रही थी। काला सांप अपनी लाल आंखों से पेड़ को घूर रहा था। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर, लोहे के बड़े दरवाजे, सब तरफ ऊंची दीवारें और दीवारों के ऊपर स्टील के कटीले तार। जुवेनाइल होम में छोटे बड़े क्राइम में पकड़े गए बच्चे कैद थे। एनजीओ वर्कर आशा जुवेनाइल होम के हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी। उसके सामने लगभग 30 बच्चे नीचे दरियों पर बैठे थे। कोई बच्चा 7 साल का था तो कोई 15 साल का। आज हम टेंसेस पढ़ेंगे, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आशा की नजर पीछे बैठे एक लड़के पे गई। वो दीवार के सहारे सोया हुआ था। अर्पित ने आंखें खोली। अर्पित 8 साल का था। उसके गाल पे ब्लेड के कट का गहरा निशान था। उसका शरीर पतला था और हाथों की नसें खड़ी थीं। आशा उसके पास गई। अर्पित, मुझे पता है तुम्हें कुछ बोल के फायदा नहीं है। तुम्हारी गंदगी से निकलने की कोई इच्छा नहीं है। आशा उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे झुकी। अचानक अर्पित का हाथ बिजली की तेजी से लहराया। अब उसके हाथ में एक ब्लेड था जिस पे खून लगा था। आशा ने अपना हाथ देखा। उसके हाथ में बने कट से खून निकलने लगा। अगले ही पल उसका पूरा हाथ खून से रंगा हुआ था। अगले दिन एक हवलदार ने जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर का दरवाजा खोला। अहमद भाई अपनी कार में अंदर आए। हवलदार उन्हें देखते ही मुस्कुराया। सलाम अलैकुम अहमद भाई। वालेकुम सलाम राजेश, कैसे हो? अहमद भाई लगभग 50 साल के हो चुके थे। 5 फुट 7 इंच लंबे अहमद भाई थे तो दुबले पतले, पर उनकी आंखें मुस्तैद और शरीर बिल्कुल फिट था। उन्होंने कार जुवेनाइल सेंटर के कंपाउंड में पार्क की। एक आदमी वहां उनका इंतजार कर रहा था। हेलो अहमद भाई। हेलो सुभाष। अरे आप क्यों इस लड़के से मिलना चाहते हैं? जुवेनाइल सेंटर की 2 थेरेपिस्ट इससे मिल चुकी है। उन्होंने भी यही कहा है कि यह बच्चा नहीं, शैतान है, शैतान। अभी सिर्फ चेन स्नैचिंग और पॉकेटमारी कर रहा है, पर यह आगे चल के बड़ा क्रिमिनल बनेगा। देखते हैं। 10 मिनट बाद अहमद भाई ऑफिस में अर्पित के सामने बैठे थे। वो अहमद भाई को घूर रहा था। अहमद भाई ने अर्पित के पीछे खड़े असुर की आंखों में देखा और मुस्कुराए। अहमद भाई की आंखें देख के असुर एक कदम पीछे हटा। अर्पित को अपना गुस्सा थोड़ा कम होता महसूस हुआ। कैसे हो अर्पित? मेरा नाम ब्लेड है। तुम्हारा नाम अर्पित है। मैं तुम्हें अर्पित कह के ही बुलाऊंगा। कल तुमने एक एनजीओ वर्कर के हाथ में ब्लेड मारा, क्यों? वो मेरे को हमेशा नीचा दिखाती है। काट डाला। मेरे को इस जेल में अपना टाइम खत्म करके बाहर निकलना है बस। फिर वही चेन, पर्स, स्कूटी, बाइक जो आता आया। तुम इससे अच्छी जिंदगी जी सकते हो अर्पित। ए चूतिए, मेरे को मत सिखा। मैं चेन मारता हूँ और उसे बेच के ट्रेन पकड़ के गोवा 3 बार जा चुका हूँ। तू गया कभी? उधर पॉकेट मारी करके अय्याशी, जब पैसा खत्म तो वापस इधर। फिर किसी का चेन मारा, पर्स लूटा, फिर गोवा, और अगर पकड़ा गया तो इधर डाल देंगे मेरे को।
यहाँ सोने को मस्त बिना खटमल का गद्दा और खाने को रोटी मिलेगी। ये पढ़ाई करके मैं इससे अच्छा लाइफ जी सकता है क्या? चलो किधर? घूम के आते हैं, आते हुए आइसक्रीम खाएंगे। अहमद भाई उसे लेके बाहर निकले। उन दोनों को अहमद भाई की गाड़ी में बैठते देख सुभाष उनके पास आया। अहमद भाई, आप इसे बाहर नहीं ले जा सकते। सुभाष, साथ में एक हवलदार को लेते जाइए। कोई जरूरत नहीं, हम थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। अहमद भाई ड्राइवर सीट पे बैठे, अर्पित उनके बगल की सीट पे बैठा। अहमद भाई ने रियर व्यू मिरर में देखा, असुर पिछली सीट पे बैठा था। 15 मिनट बाद वो जुवेनाइल सेंटर के पास ही नशा मुक्ति केंद्र में थे। अहमद भाई और अर्पित के सामने बेड पे एक लड़का बेहोश पड़ा था। 19 साल का वो लड़का बहुत कमजोर था। उसके मुंह से बेहोशी में भी लार टपक रही थी और उसके हाथ स्ट्रैप से बेड से बंधे हुए थे। उसके बाजुओं में सिरिंज के बहुत सारे निशान थे। ये जीशान है, मैं इससे 11 साल पहले उसी जुवेनाइल सेंटर में मिला था। इसे चोरी करके पहाड़ों में घूमने जाना पसंद था। एक दिन जिस आदमी को लूटने लगा उसने गन निकाली और इसे गोली मार दी। ये बच गया, पर पहले की तरह चोरी करना आसान नहीं रहा। फिर नशे की लत लगी। मैंने बहुत कोशिश की इसकी नशे की लत छुड़वाने की, पर कहता था कि जी के करना भी क्या है। मेरे को इधर क्यों लाया तू? अर्पित, मेरी बात सुनो। कुछ नहीं सुनना मेरे को। अर्पित ने गुस्से में वहां रखी कुर्सी उठाई और अहमद भाई पे दे मारी। कुर्सी अहमद भाई के पैर पे लगी। मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं अर्पित। तू क्या समझाएगा साले? गाड़ी में आता है मस्त कपड़ा पहन के। तेरे को क्या पता मेरे बारे में? बचपन में मैं भी उसी जुवेनाइल सेंटर में था जहां अभी तुम हो। मैंने एक मर्डर किया था। अर्पित ने चौंक के अहमद भाई की तरफ देखा। वो मुस्कुराए। मुझे अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा होने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर मुझे एक कर्मयोगी मिला। उसने मुझे सही रास्ता दिखाया। अर्पित, मेरे बच्चे, आज तुम्हें चाहे कितना ही अंधेरा दिख रहा हो, पर उजाले की तरफ चलना तुम्हारे हाथ में है। अहमद भाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अहमद भाई के छूने भर से उसकी आंखें भर आई। अर्पित, तुम्हारे साथ बचपन में बहुत बुरा हुआ है, मैं तुम्हारी आंखों में देख सकता हूं, पर एक अच्छी जिंदगी पे तुम्हारा हक है। इज्जत की, काम की जिंदगी जीना तुम्हारा नसीब है। झूठ मत बोल मेरे को। झूठ नहीं बोल रहा, मेरा खुद का स्कूल है। उसमें जुवेनाइल सेंटर से निकले कई बच्चे पढ़ते हैं। वहां रहने खाने का इंतजाम है। वहां तुम पढ़ सकते हो, खेल सकते हो, तुम्हारे बहुत सारे दोस्त बन सकते हैं। उस स्कूल से निकल के कई बच्चे IAS, IPS अफसर बने हैं। 2 तो आज रक्षक हैं। मेरे से नहीं होगा। होगा अर्पित, मुझ पे भरोसा रखो। आप मेरी मदद करना क्यों चाहते हैं? आप है कौन? मैं एक कर्मयोगी हूं अर्पित। लोगों को रोशनी की तरफ ले जाना मेरा काम है। अहमद भाई उसके सामने घुटनों के बल बैठे। उन्होंने प्यार से उसके गालों को अपने हाथों में लिया। जितनी मुश्किल जिंदगी तुमने देखी है, उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। इससे आगे कितनी भी बड़ी मुश्किलें आए, तुम सबका सामना कर सकते हो। एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। सच? हाँ, आओगे मेरे स्कूल? अर्पित ने हाँ में सर हिलाया और अहमद भाई से लिपट गया। अहमद भाई को गले लगाते ही अर्पित के पीछे खड़ा असुर भागा। अहमद भाई को असुर के भागते कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। वो प्यार से अर्पित की पीठ सहला रहे थे। 3 महीने पहले रेगिस्तान में दोपहर होने को थी। उस रेगिस्तान में वो पेड़ अकेला खड़ा था। 5 साल से लाल आंखों वाला काला सांप पेड़ के पास आया। अगले ही पल उस सांप ने एक असुर का रूप लिया। वो पेड़ के पास आया। उसने अपनी कमर में बंधे पाउच से पेड़ की जड़ों में पानी डालना शुरू किया।
उस पेड़ को मौत के करीब जिंदा रखना जरूरी था। पानी डालने के बाद असुर पलट के जाने लगा। तभी पेड़ में से आवाज आई, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? असुर पेड़ की तरफ पीठ किए खड़ा रहा। पेड़ ने असुर से बात करने की भीख पहली बार नहीं मांगी थी। 5 साल से वो असुर उस पेड़ में पानी डाल रहा था और पिछले 2 साल से उस पेड़ ने असुर से बात करने की मिन्नतें शुरू की थी। पर असुर को महारानी रति प्रिया का ऑर्डर था कि उस पेड़ से कभी बात मत करना। असुर वहां से जाने लगा। पेड़ चिल्लाया, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी। असुर ने यह सुना, मुस्कुराया और वहां से चला गया। शाम के 4 बजे अहमद भाई अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे थे। शिवम, विशन और तीनों रक्षक सोफे पे बैठे थे। तुम लोगों ने अपनी चाय को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। अरे अच्छे खासे फिट तो हो तुम। एक चाय से कुछ नहीं होगा। ओ हीरो, शिवम, विशन, अपने कप उठाओ, तभी ये लोग भी उठाएंगे। शिवम और विशन ने हंसते हुए चाय पीना शुरू किया। टीम में जो रक्षक अपने पहले मिशन पे था, उसने अहमद भाई के बारे में शिवम और विशन से सुना था। वो अपने मिशन से भी ज्यादा एक्साइटेड अहमद भाई से मिलने के लिए था। अहमद भाई ने उसे देखा। तुम अपने पहले मिशन पे हो? आपको कैसे पता? सब कुर्सी पे पीठ टिका के बैठे हैं, सिर्फ तुम आगे झुक के बैठे हो, जैसे कभी भी भागना पड़ सकता है। मैं थोड़ा नर्वस हूं। डोंट बी। तुम आचार्य सूर्यदेव के स्टूडेंट हो। मिशन पे सिर्फ अपना रूल नंबर 1 याद रखना। जी, हमारे हाथ से किसी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। हम कर्मयोगी और रक्षक, हम सर्जन्स हैं। इंसानियत से बुराई का ट्यूमर निकालना हमारा काम है और सर्जन के हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए, वरना पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाएगा। कर्मयोगी और रक्षक अपने अंदर बुराई का एक अंश भी घुसने नहीं दे सकते। पर मैंने सुना है कुछ मिशंस पे इंसानों की जान गई है। कर्म अपनी नीयत से डिसाइड होता है। एक आदमी ने पैसे चुराने के लिए दूसरे आदमी का पेट चाकू से काटा, वो आदमी मर गया। एक डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए अपने पेशेंट के पेट में चाकू से काटा, पेशेंट मर गया। दोनों केसेस में मौत है, पर एक की नीयत में लालच था और दूसरे की नीयत थी इलाज करना। समझे? मतलब नियत सही होनी चाहिए। यस। बुरी नीयत से किसी को मारना, जानबूझ के किसी को मारना, इससे उबरना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब कोई इंसान जो रास्ते से भटक गया है, कई लोगों को गोली मारने वाला है, तुम अगर किसी भी तरीके से उसे रोक नहीं सकते, तुम्हें उस पे गोली चलानी पड़ी, तो तुम्हारा मन मैला नहीं हुआ। लेकिन अगर गोली चलाते वक्त तुम्हारे मन में उस आदमी के लिए गुस्सा है, नफरत है, जजमेंट है कि वो कितना बुरा आदमी है, तो तुमने अपना मन मैला कर लिया और फिर अंधेरा तुम में घर कर जाएगा। जी, समझा। क्या बताऊं, कुछ दिन पहले 3 लड़कों ने मिलकर एक आदमी को मार डाला। पकड़े गए। उन्होंने पुलिस को बयान दिया। उन्होंने मर्डर किया क्योंकि उन्हें मौत की तड़प देखनी थी। टीनेजर्स, और वो भी अच्छे घरों से, अच्छे स्कूल जाने वाले। उनमें से एक की गाड़ी के ड्राइवर को उन्होंने सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वो एक आदमी को मरते हुए देखना चाहते थे। कितने लोगों को सही रास्ते पे लाऊं? मैं एक बच्चे को बचाता हूं, असुर 3 और लोगों को अंधेरे में खींच लेता है। आई डोंट नो, शायद सब सही कहते हैं। ब्रह्म राक्षस वक्त से पहले आने वाला है। अहमद भाई ने विशन को देखा। उसके हाथ एक पल के लिए कांपने लगे थे। विशन ने अपने हाथ पे काबू किया। शिवम ने अपना कप टेबल पे रखा। सबका ध्यान उसकी ओर गया। अहमद भाई, हमले की लोकेशन पता चली अभी तक? मैं एक कॉल का वेट कर रहा हूं। जेनिफर श्योर है कि वो हमले की लोकेशन पता लगा सकती है। आई ट्रस्ट हर।
जिस दिन रक्षक हमले की इंफॉर्मेशन का इंतजार कर रहे थे, उससे पिछली रात उस हमले का एक खास मोहरा तैयार हो रहा था। आधी रात का वक्त था। रेगिस्तान की रेत ठंडी थी, चारों तरफ सन्नाटा। वो पेड़ अंधेरे रेगिस्तान में खड़ा अपना टॉर्चर भुगत रहा था। 5 साल पहले वो एक रक्षक हुआ करता था, पर एक मिशन में असुरों ने उसे पकड़ लिया। रक्षकों ने उसे महीनों तक हर जगह ढूंढा, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिला। 5 साल से वो रक्षक अकेलेपन की सजा भुगत रहा था। उसे किसी इंसान को देखे, किसी से बात किए 1900 दिन हो चुके थे। तभी उस पेड़ ने देखा कि अंधेरे में कहीं से एक रोशनी चमकी। अगले ही पल रति उस पेड़ के सामने आ खड़ी हुई। उसके साथ वही असुर खड़ा था जो उस पेड़ को 5 साल से रोज पानी दे रहा था। मुझे यहां से निकालो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। रति ने आगे बढ़ के पेड़ की एक टहनी पकड़ी। अगले ही पल पेड़ की वो टहनी इंसान का हाथ बन गई और पेड़ ने एक इंसान का रूप ले लिया। उसकी स्किन सालों की गर्मी से इतनी झुलस चुकी थी कि कई जगह से उसका मांस दिखाई दे रहा था। उसका शरीर इतना सूख चुका था कि उसकी रिब केज की एक एक हड्डी साफ दिखाई दे रही थी। कमजोरी के कारण उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। रति उसके पास आई। कुछ भी करोगे? हाँ। रति ने असुर की तरफ हाथ बढ़ाया। उसने एक चाकू निकाला और रति की उंगली में एक छोटा सा चीरा लगाया। रति की उंगली से खून निकलने लगा। रति ने अपनी उंगली उस रक्षक की तरफ बढ़ाई। वो हिचकिचाया। उसने रति की आंखों में देखा। मुझे मार डालो, प्लीज मुझे मार डालो। तुम्हारी इलाज मेरे किस काम की? जल्दी फैसला करो। अगला मौका 10 साल बाद मिलेगा। ये सुनते ही रक्षक के होश उड़ गए। उसने तुरंत मुंह खोला और रति का खून अपने होठों से लगाया। अगले ही पल उसकी स्किन ठीक होने लगी। उसके शरीर में फिर से जान आने लगी। उसकी भूख प्यास मिट गई। वो सीधा खड़ा हुआ। रति ने हाथ लहराया। अब उनके सामने एक टेंट लगा हुआ था। असुर, रति और रक्षक उस टेंट में गए। सामने 26 साल का एक आदमी एक कुर्सी से बंधा हुआ था। उसके मुंह पे टेप लगी थी। इस आदमी ने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी चोरी नहीं की। अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है ये। ये अपनी सैलरी में से एक एनजीओ को रेगुलरली डोनेशन भी करता है ना विशाल? बुरी तरह डरे हुए उस आदमी ने हाँ में सिर हिलाया। इसीलिए ये इंसान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम एक रक्षक थे, पर अब तुम्हारे अंदर असुर खून असर दिखा रहा है। तुम्हारा दिल और दिमाग अब एक नई सोच अपना रहा है, जिसमें सही और गलत ताकत के पैमानों में नापा जाता है। ताकतवर सही, कमजोर गलत, और कमजोर दिमाग इंसान इस पैमाने में सबसे नीचे आते हैं। मार डालो इसे। 5 मिनट बाद रति टेंट के बाहर रेत पे खड़ी चांद को देख रही थी। रक्षक टेंट से बाहर निकला। उसके हाथ खून से सने हुए थे। उसका बदन काला और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो अब एक असुर था। जब तुम रक्षक थे, तुम्हारा स्पेशल टैलेंट क्या था? मैं किसी भी इंसान को इम्पर्सनेट कर सकता था, इस लेवल तक कि उसके खुद की फैमिली मुझ में और मेरे टारगेट में फर्क ना बता पाए। फिंगरप्रिंट्स और आई स्कैनर तक मुझे पकड़ नहीं सकते थे। गुड। जिसे तुमने मारा वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी का हेड था। इसके बाद में सारी इंफॉर्मेशन और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्वेशन के लिए इसकी वीडियो फुटेज इस फोल्डर में है।
रति ने एक फोल्डर नए असुर की तरफ बढ़ाया। उसने फोल्डर अपने हाथों में लिया। आज रात इसे स्टडी करो। इस सिक्योरिटी ऑफिसर को कल दोपहर 12 बजे प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में रिपोर्ट करना है। दैट मीन्स यू जस्ट हैव 8 hours। सिर्फ 8 घंटे। हाँ जी महारानी। A plane is ready to take you to Delhi। जी महारानी। हमले की शाम शिवम विशिन रक्षकों की टीम अहमद भाई के घर पे थी। अहमद भाई उठे। उन्होंने अपने स्टडी रूम में जाके सैटेलाइट फोन पे कॉल रिसीव किया। हेलो, वालेकुम सलाम जेनिफर। ओके, कीप मी अपडेटेड। उन्होंने कॉल काटा और ड्राइंग रूम में आए। सभी रक्षक दम साधे उन्हें देख रहे थे। हमला किसी एयरप्लेन में होने वाला है। एक टाइम में सैकड़ों फ्लाइट हवा में होती हैं। कुछ ही घंटों में कैसे पता चलेगा कि कौन सी फ्लाइट टारगेट है? 8। भारत में अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई चल रही थी। पूरी दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहते इंसानों के खून से लाल थी। इंसान ही इंसानियत के दुश्मन बने। एक दूसरे की लाशों के ढेर लग रहे थे। एक 7 साल की बच्ची अपने घर में भाग रही थी। उस बच्ची ने अपने पिता के कमरे का दरवाजा खोला। बाबा। उस बच्ची के 10 फुट ऊंचे पिता ने अपने भयानक काले शरीर पे युद्ध का कवच पहना था। उसने अपनी चमकती लाल आंखों से अपनी बेटी को देखा और मुस्कुराया। रति प्रिया, मेरी बच्ची। आप युद्ध पे जा रहे हैं बाबा? हाँ रति, हम युद्ध जीत रहे हैं रति। कार्टन लोग एक दूसरे के खून की होली खेल रहे हैं। खून की बात सुनते ही 7 साल की उस बच्ची की आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से ताली बजाने लगी। अगर आज हम जीत गए तो दुनिया में रहने वाले सभी इंसानों की आत्मा हमारे कब्जे में होगी। आज का युद्ध राक्षसों और कर्मगियों की आखिरी कोशिश है इंसानियत को बचाने की। आप महाराक्षस हैं बाबा, आपको कोई नहीं हरा सकता। उनकी सेना में एक राक्षस है, सूर्य देव। उसे हराना आसान नहीं है। रति, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बाबा? अगर आज हम जीत नहीं पाए तो तुम्हें असुरों के अगले राजा ब्रह्म राक्षस को दुनिया में लाने का काम करना होगा। बाबा, आप जीतेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें ये राज जानना जरूरी है जिससे तुम ब्रह्म राक्षस को इस दुनिया में ला पाओ। मेरे पास आओ रति। वो बच्ची अपने पिता असुरों के राजा महाराक्षस के पास गई। उसके पिता ने उसके कान में वो राज बताया जो इंसानियत को पूरी तरह खत्म करने की ताकत रखता था। फिर रति के पिता ने उसे गले से लगाया और युद्ध के लिए निकल गए। असुरों और रक्षकों का युद्ध 7 दिन और 7 रातें चला। सूर्यदेव की ताकत और जोश असुरों पे भारी पड़ा। असुरों की सेना लगभग हार चुकी थी। असुरों की हार के साथ साथ वर्ल्ड वॉर भी खत्म होने की तरफ बढ़ रहा था। 7वीं रात के आखिरी पहर सूर्यदेव अकेला बैठा कुछ सोच रहा था। सूर्यदेव का दोस्त और साथी रक्षक उसके पास आया। सूर्यदेव, किस चीज का इंतजार कर रहे हो? तुम्हें पता है महाराक्षस कहाँ है? तुम्हें उसे तुरंत मार देना चाहिए ताकि इंसानों में ये खून खराबा बंद हो। महाराक्षस को शायद पता है कि वो नहीं जीतेगा, इसलिए उसने बचने का इंतजाम कर रखा है। क्या इंतजाम? वो तुम्हारी ताकत से बच ही नहीं सकता। महाराक्षस को सिर्फ सूर्यास्त्र मंत्र से ही मारा जा सकता है, लेकिन महाराक्षस कोई मासूम इंसान को कैदी बना के उनके साथ छुपा है। पर महाराक्षस जब तक जिंदा रहेगा, इंसान एक दूसरे की जान के प्यासे लड़ते रहेंगे। जानता हूं, पर सूर्यास्त्र में इतना ताकतवर मंत्र है कि महाराक्षस के साथ साथ वो सभी इंसान भी मारे जाएंगे और कोई राक्षस इंसान को नहीं मार सकता। अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे 2 एटम बम्स गिरा दिए। हजारों लोग एटम बम से निकली गर्मी से सेकंड्स में जल के राख हो गए।
लाखों लोग अगले कुछ घंटों में बेहद दर्दनाक तरीके से मारे गए। इंसान के हाथों इंसानियत की यह सबसे बड़ी हत्या थी। सूर्यदेव जानता था कि यह हमला असुरों का अगला दांव था। वो जानता था कि महाराक्षस जितने समय तक जिंदा रहेगा, वो इंसानों से उनकी आत्मा ऐसे ही छीनता रहेगा। लेकिन महाराक्षस ने अपने साथ कई मासूम लोगों को कैद कर रखा था। सूर्यदेव को जल्द से जल्द फैसला लेना था और सूर्यदेव ने फैसला लिया। सूर्यास्त्रम। सूर्यदेव ने महाराक्षस पे सूर्य अस्त्रम से हमला किया। वो सब मासूम लोग मारे गए। महाराक्षस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। सूर्यदेव उसके पास आया। महाराक्षस का शरीर धुआं बन के हवा में खो रहा था और उसकी लाल आंखें चमक रही थी। सूर्यदेव, तुमने इंसानों को मार डाला। तुम एक राक्षस हो। तुमने अपनी दुनिया का सबसे पवित्र नियम तोड़ दिया। तुम्हें रोकने के लिए, नहीं तो तुम लाखों और लोगों को मार डालते। तुम जानते थे वो लोग मारे जाएंगे। तुमने जानबूझ के उनको मारा। नहीं, तुम्हें क्रोध भी आ रहा था। तुमने रास्ता खोल दिया सूर्यदेव। तुमने ब्रह्म राक्षस के आने का रास्ता। महाराक्षस का सारा शरीर काला धुआं बन के हवा में उड़ गया। सूर्यदेव के दिल में उन इंसानों को मारने का गिल्ट जहर की तरह फैलने लगा। पौराणिक किताबों में लिखा था कि कलयुग में असुरों का आखिरी राजा, सबसे ताकतवर असुर ब्रह्म राक्षस आएगा, जो इंसानियत को पूरी तरह से तबाह कर देगा। उस ब्रह्म राक्षस के आने का रास्ता खोलने का बोझ सूर्यदेव झेल नहीं पाए। उस युद्ध के बाद सूर्यदेव सब कुछ छोड़ के निकल गया। कई सालों तक वो पूरी दुनिया में पागलों की तरह भटकता रहा। बर्फीले पहाड़ों में, तपते रेगिस्तानों में, घने जंगलों में सूर्यदेव भटकता रहा। वो अपनी सुध बुध खो चुका था। गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। एक रात सूर्यदेव नेपाल के बर्फीले पहाड़ों में भटक रहा था। ठंड इतनी ज्यादा थी कि आखिरकार उसके कमजोर हो चुके शरीर ने जवाब दे दिया। वो आधी बेहोशी में घुटनों के बल गिरा। तभी उसे एक घर दिखाई दिया। उस घर में से एक लड़की निकल के आई। वो सूर्यदेव को सहारा देकर अंदर ले गई। उसने सूर्यदेव को आग के सामने लिटाया। सूर्यदेव मौत के दरवाजे पे खड़ा पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था। मैंने मार डाला, मासूम इंसानों को मार डाला। ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस। उस लड़की ने सूर्यदेव के गीले कपड़े उतारे। सूर्यदेव आग के सामने लेटा हुआ भी कांप रहा था। उस रात वो लड़की सूर्यदेव के साथ सोई। अगली सुबह सूर्यदेव की आंख खुली। तूफान थम चुका था। घर में कोई नहीं था। उसे याद भी नहीं था कि वो वहां कैसे पहुंचा। उसने बगल में रखे अपने कपड़े पहने वहां से चला गया। उसके जाते ही घर के पीछे छुपी वो लड़की निकली। सूर्यदेव को जाते देख वो लड़की रति प्रिया मुस्कुरा रही थी। कुछ दिन बाद कर्मयोगी, जो सूर्यदेव को कई सालों से ढूंढ रहा था, आखिरकार उस तक पहुंच गए। सूर्यदेव, कहां थे तुम? मैं खो चुका हूं। मेरे होने की वजह ही खत्म हो चुकी है। योद्धा की वीरता सिर्फ युद्ध में ही नहीं होती, उसे कठिन फैसले लेने होते हैं और उन फैसलों के साथ जीना पड़ता है। तुमने जो किया वो करोड़ों इंसानों को बचाने के लिए किया। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। सूर्यदेव, तुम आज तक के सबसे शक्तिशाली रक्षक हो। तुम्हारे जाने के बाद असुरों ने फिर से दुनिया में अशांति फैलाना शुरू कर दिया है। तुम्हें रक्षकों की अगली पीढ़ी को तैयार करना होगा। ये तुम्हारा कर्तव्य है। मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं शुद्ध नहीं हूं। कर्मयोगी समझ गए कि गिल्ट सूर्यदेव को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी।
वो सूर्यदेव को कन्याकुमारी के एक प्राचीन मंदिर में ले गए। वहां कई महीने सूर्यदेव की स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए यज्ञ और शुद्धिकरण कर्म किए गए। सूर्यदेव में कर्म का भाव जागने लगा, वीरता का भाव जागने लगा, लक्ष्य को पाने का भाव जागने लगा। पूरी तरह से ठीक होने के बाद सूर्यदेव ने सभी कर्मयोगियों को वचन दिया, मैं रक्षकों की सबसे ताकतवर और पवित्र फौज खड़ी करूंगा। हम असुरों को जीतने नहीं देंगे। जब ब्रह्म राक्षस आएगा तब मैं और मेरे रक्षक उसका सामना करने के लिए तैयार होंगे। और रक्षक सूर्यदेव ने आचार्य सूर्यदेव बन के गुरुकुल में रक्षकों को ट्रेन करने का कर्म शुरू किया। उसके कई साल बाद असुरों के हमले की शाम शिवम, विशन और रक्षकों की टीम अहमद भाई के घर पे थी। अहमद भाई ने उन्हें अभी अभी किसी प्लेन पे हमला होने के बारे में बताया था। ठीक उसी वक्त आचार्य सूर्यदेव गुरुकुल में ध्यान लगा के बैठे हुए थे। अचानक आचार्य सूर्यदेव ने बंद आंखों से देखा 20 फुट ऊंचा, उबलते लावे जैसा लाल शरीर वाला और काले मोतियों जैसी चमकती आंखों वाला ब्रह्म राक्षस उनके सामने खड़ा था। उसने आचार्य सूर्यदेव को प्रणाम किया। हमारे मिलने का समय आने वाला है आचार्य। आचार्य सूर्यदेव ने आंखें खोली। उनके सामने कोई नहीं था। हिमालय की कड़ी ठंड में भी उनका बदन पसीने से भीगा हुआ था। वो तुरंत उठे और उन्होंने अपने टेबल के ड्रॉर से सैटेलाइट फोन निकाला। अहमद भाई का सैटेलाइट फोन बजा। अहमद भाई ने अपने स्टडी रूम में जाके फोन उठाया। सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम आचार्य। हमले की लोकेशन पता चली? नहीं, पर जल्द ही पता चल जाएगी। इस मिशन के पूरा होने के बाद तुम रक्षकों के साथ गुरुकुल आ सकते हो। क्या हुआ आचार्य? ब्रह्म राक्षस आ चुका है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? जानता हूं। ब्रह्म राक्षस को सिर्फ कल की अवतार ही मार सकता है और कोई नहीं। और कल की अवतार के आने में बहुत समय बाकी है अभी। इसका मतलब सब खत्म होने वाला है। अहमद, संभालो खुद को। तुम गुरुकुल आओ। मैं सभी कर्मयोगियों को भी गुरुकुल बुला रहा हूं। हमें तैयारी करनी होगी। जी। अहमद भाई ने कांपते हाथों से कॉल काटा। वो कुछ सोचते हुए बाहर ड्राइंग रूम में आए। वहां शिवम, विशन और सभी रक्षक बैठे हुए थे। उन सब ने अहमद भाई का घबराया हुआ चेहरा देखा। विशन उठा और अहमद भाई के पास आया। अहमद भाई, आप ठीक हैं? अहमद भाई ने अब नजरें उठा के सामने देखा। उनके सामने रक्षक नहीं 5 असुर थे। काले शरीर, लाल आंखों से उन्हें घूरते हुए। अहमद भाई बुरी तरह डर गए। विशन ने अहमद भाई को कस के पकड़ा। अहमद भाई, अहमद भाई। शिवम ने टेबल से पानी का गिलास उठाया और अहमद भाई के पास आया। अहमद भाई ने देखा उन्हें रक्षकों ने घेर रखा था। विशन ने उन्हें अपने बाजुओं पे प्यार से पकड़ा हुआ था। शिवम ने उन्हें पानी पिलाया। क्या हुआ अहमद भाई? अहमद भाई चुप थे। वो उन्हें नहीं बता सकते थे कि क्या हुआ था और क्या होने वाला था। ठीक उसी वक्त मुनिरका के एक छोटे से फ्लैट में जेनिफर अपने कंप्यूटर सिस्टम्स के सामने बैठी थी। 5 फुट 4 इंच लंबी जेनिफर का चेहरा गोल मटोल और आंखें हरे रंग की थीं। उसने हैरी पॉटर स्टाइल चश्मा और मिस मार्वल की टी शर्ट पहनी हुई थी। जेनिफर ने अपनी 12th स्टैंडर्ड की पढ़ाई 8 साल की उम्र में कर ली थी। 12 साल की उम्र तक वो IIT मुंबई से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री ले चुकी थी। 12 साल की उम्र में वो हर साल वर्ल्ड हैकिंग कंपटीशन में हिस्सा लेती आई थी और 3 बार वो कंपटीशन जीत चुकी थी। 16 साल की उम्र में उसने इंडियन गवर्नमेंट के सिक्योर सर्वर्स में हैक करके रक्षकों के बारे में पढ़ा था और 18 साल की उम्र तक वो रक्षकों, औरों और कर्मयोगियों के बारे में सब जान चुकी थी। उसने अहमद भाई को कांटेक्ट किया। अहमद भाई उसे देखते ही समझ गए कि वो एक बहुत तेज दिमाग और नेक दिल लड़की थी जो रक्षक बनना चाहती थी। लेकिन रक्षकों की ट्रेनिंग बहुत कम उम्र से शुरू की जाती थी।
अहमद भाई के कहने पे इंडियन गवर्नमेंट ने उसे एक जॉब दिया। तब से वो कर्मयोगियों की सॉफ्टवेयर एंड हैकिंग एक्सपर्ट थी। हमले की शाम वो अपने कंप्यूटर सिस्टम्स पे पूरा फोकस के साथ काम कर रही थी। उसके सामने टेबल पे 4 बड़ी कंप्यूटर स्क्रीन्स थीं। वो अपने कंप्यूटर्स के जरिए इंडिया के हर एयरपोर्ट पे लगे सीसीटीवी कैमरास, वहां मौजूद लोगों के लैपटॉप्स और फोन कैमरा का फुटेज स्कैन कर रही थी। तभी उसे कुछ दिखाई दिया। ओह, हेलो, ओह शिट। उसने तुरंत अपने कंप्यूटर के जरिए अहमद भाई को सैटेलाइट कॉल लगाया। उधर अहमद भाई को रक्षकों ने सोफे पे बैठाया। अरे मुझे कुछ नहीं, चक्कर आ गया था। तुम मेरी फिक्र मत करो। वो उठने लगे। शिवम ने उन्हें उठने नहीं दिया। अहमद भाई आप यहीं बैठिए, मैं आपका फोन लेकर आता हूँ। ये सुनते ही एक रक्षक उनके स्टडी रूम से सैटेलाइट फोन ले आया। अहमद भाई ने फोन उठाया। हेलो। हेलो अहमद भाई। हाँ बोलो जेनिफर, कुछ पता चला? यस, प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी हेड 22 घंटे से ऑफ द ग्रिड था, लेकिन आज वो दिखाई दिया। उसके साथ एक पॉलिटिकल लॉबिस्ट भी था, शरद गुप्ता। ओके। शरद गुप्ता की एक एक्सीडेंट में दोनों टांगे चली गई थी, पर आज शरद गुप्ता ही वाज वॉकिंग। मुझे एक और चीज ऑड लगी कि शरद गुप्ता पीएमओ के सिक्योरिटी हेड के साथ क्या कर रहा था। शरद 6 महीने पहले एक सेक्स स्कैंडल में फंसा था और तब से किसी ऑफिशियल पोस्ट पे नहीं है। तो मैंने चेक किया, पीएम का सिक्योरिटी हेड आज सुबह आईजीआई एयरपोर्ट पे एक चार्टर्ड फ्लाइट से आया था। वो फ्लाइट गल्फ से आई है। एंड पीएम सिक्योरिटी हेड को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पे दोपहर को रिपोर्ट करना था और आज उसकी बेटी का बर्थडे था, पर वो एयरपोर्ट से घर नहीं गया, वो शरद के घर गया। वहां से सीधा पीएमओ, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और कुछ और कैबिनेट मिनिस्टर्स आज रात की फ्लाइट से रशिया जा रहे हैं। पीएम के सिक्योरिटी हेड ने शरद को फ्लाइट में अपने साथ चढ़ाया है। उस फ्लाइट में 2 कर्मयोगी भी है। आई एम श्योर उसी फ्लाइट में अटैक होने वाला है। इट कैन बी अ बॉम्ब ब्लास्ट एज वेल। थैंक यू जेनी। पर एक प्रॉब्लम है, वो फ्लाइट ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुकी है। ठीक उसी वक्त रति प्रिया पीएम की उस फ्लाइट को टेक ऑफ करते हुए देख रही थी। उसके साथ खड़े असुर ने कहा, महारानी, अब इस ब्लास्ट को शिवम और विशिन भी रोक नहीं पाएंगे। उन्हें अंडर एस्टिमेट मत करो। उन दोनों में से एक मेरा और सूर्यदेव का बेटा है। रात 8 बजे एक काली टोयोटा फॉर्च्यूनर दिल्ली की सड़कों पे तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। उसके आगे और पीछे 2 पुलिस कार्स थीं। फॉर्च्यूनर को विशन ड्राइव कर रहा था। उस गाड़ी में उसके अलावा शिवम और बाकी 3 रक्षक मौजूद थे। सभी रक्षकों के कान में ईयरपीस लगा हुआ था, जिसके जरिए वो जेनिफर और एक दूसरे से कनेक्टेड थे। शिवम आईपैड पे प्राइम मिनिस्टर के एयरक्राफ्ट बोइंग 777 के डायग्राम्स स्टडी कर रहा था। जेनिफर, ये डायग्राम्स एक्यूरेट हैं? यस शिवम सर, लैंडिंग गियर, प्लेन की बेली में बना कार्गो होल्ड एरिया और पैसेंजर्स कैबिन, तीनों सेपरेट कंपार्टमेंट्स हैं, लेकिन दिस इज द ओनली वे इन। मे बी शी इज राइट। कंट्रोल्ड अग्नि पावर से ये किया जा सकता है। प्राइम मिनिस्टर का प्लेन बोइंग 777 लगभग 42,000 फीट यानी 12 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा था। एयरक्राफ्ट रात के अंधेरे में 750 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया अविनाश कौल 12 घंटे पहले आचार्य सूर्यदेव से गुरुकुल में मिले थे। उन्होंने वहां असुरों के होने वाले हमले को रोकने में रक्षकों की मदद मांगी थी। तब उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि हमला उसी प्लेन पे होने जा रहा था जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर के साथ थे। उस वक्त प्लेन फोन के जरिए जेनिफर से बात कर रहा था। जेनिफर, वो लोग ये हमला रोक पाएंगे? सर आई डोंट नो सर, पर आपने उन्हें पुलिस एस्कॉर्ट देके काफी हेल्प किया है। उनके रिक्वेस्ट के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट पे सब कुछ रेडी मिलेगा। इंडियन एयरफोर्स के चीफ वहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। यस सर। हम एक वर्ल्ड समिट के लिए दुबई जा रहे हैं। 1 घंटे में प्लेन इंडिया क्रॉस कर जाएगा। यस आई नो सर,
इंडियन प्लेन्स पाकिस्तान एयर स्पेस एंटर नहीं करते, पर 1 घंटे बाद प्लेन जहां से निकलेगा वो एयर स्पेस पाकिस्तान के नजदीक है। असुर अगर कोई ब्लास्ट करने वाले हैं तो वो तभी करेंगे ताकि इंडिया पाकिस्तान में फिर से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सके। रक्षक उससे पहले इस प्लेन को उड़ाने वाले हैं। जेनिफर अपने फ्लैट में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठी हुई थी। ऑफ कोर्स नॉट सर, आप तो जानते हैं रक्षक। यस यस, रक्षक इंसानों को कभी नहीं मारते हैं। आई स्टिल बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी टीम को अलर्ट कर देना चाहिए। प्लेन में हमारे साथ काफी सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, वो इस थ्रेट को। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, पर रक्षक टीम के कैप्टन शिवम सर ने स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी टीम में किसी से बात ना करें। उनमें से कोई भी इस हमले में शामिल हो सकते हैं। उन्हें भनक भी लगी कि रक्षक इस हमले को रोकने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अभी के अभी ब्लास्ट कर सकते हैं। ओके ओके। गाजियाबाद में बना हिंडन एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर का इकलौता डिफेंस एयरपोर्ट है। विशन ने हिंडन एयरपोर्ट के टारमैक पे कार रोकी। सभी रक्षक एसयूवी से उतरे। इंडियन एयरफोर्स चीफ उनके पास आए। हेलो, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द डिफेंस मिनिस्टर, मिस्टर कॉल, कम विद मी। 2 मिनट में सभी रक्षक और एयरफोर्स कमांडर एक हैंगर में खड़े थे। एयरफोर्स कमांडर रक्षकों की टीम को ब्रीफ कर रहा था। As Mr. Call said, 3 Sukhoi 30 MKI fueled or ready है। You are going to rendezvous with Air India 1. Yes. Air India 1 meaning the aircraft carrying Indian Prime Minister. Yes, I know, sir. And you're not a part of any Indian armed forces that I know of. And being responsible for the Prime Minister's flight safety, I have to ask, आप करने क्या वाले हैं? शिवम और विशन ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर एयरफोर्स चीफ की ओर। सर, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मिस्टर कोल ने हमारे बारे में क्या बताया? कि आप लोग इंडियन सीक्रेट आर्मी का पार्ट हैं। Yes, that is why I'm sorry, but I can't discuss the mission with you. Yes, okay. मिस्टर कॉल told me कि ये कोई सीक्रेट मिशन है। उनकी कमांड के मुताबिक मैंने एयर इंडिया 1 के सेफ्टी प्रोटोकॉल्स ऑफ करवा दिए हैं। वो फाइटर जेट्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सर। मे आई सजेस्ट, आप जिस भी मिशन के लिए जा रहे हैं, कंसिडर टेकिंग आवर लेटेस्ट फाइटर जेट्स राफेल। इट हैज मोर एडवांस्ड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज। सुखोई 30 MKI की टॉप स्पीड राफेल से ज्यादा है। हाउ डू यू नो? हमारी टीम दोनों फाइटर जेट्स पे ट्रेंड है। ओह, इंडियाज बेस्ट फाइटर पायलट्स आर आल्सो रेडी। आपको जहां भी जाना है। नो नीड सर, एक जेट को मैं और एक जेट को विशन फ्लाई करेगा। दोनों प्लेन्स में पीछे हमारी टीम का एक एक मेंबर बैठा होगा। हमारी टीम का एक मेंबर यहाँ से एक तीसरे फाइटर जेट को लेकर जाएगा। कुछ ही मिनट्स में सभी रक्षक फाइटर पायलट सूट्स पहन के रेडी हो चुके थे। शिवम ने अपने पहले मिशन पे आए नए रक्षक को देखा। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? यस। गुड, लेट्स गो गाइस। 4 रक्षक टारमैक पे आए। शिवम, विशन और एक एक रक्षक उनके साथ सुखोई फाइटर जेट में बैठे। नया रक्षक एयरफोर्स कमांडर के पास आया और उसने हाथ आगे बढ़ाए। थैंक यू सर। कमांडर ने उससे हाथ मिलाया। जैसे ही उसकी नजर रक्षक की आंखों में पड़ी, वो फ्रीज हो गया। जेनिफर को नए रक्षक और एयर चीफ कमांडर के बीच का ये ब्रीफ कॉन्वर्सेशन सुनाई दिया। रक्षक पलटा, तीसरे फाइटर जेट में चढ़ने लगा। जेनिफर ने पूछा, एक्सक्यूज मी, यू डिड समथिंग टू द एयरफोर्स चीफ? यस। व्हाट? रक्षकों के बारे में गवर्नमेंट में कुछ लोगों को छोड़ के कोई नहीं जान सकता, तो मैंने एयरफोर्स चीफ के पिछले 1 घंटे की मेमोरी जंबल अप कर दी। सेक्सी। उधर अपने प्लेन में विशन ने भी जेनिफर की ये बात सुनी। वो हंसने लगा। नया रक्षक तीसरे फाइटर जेट में बैठा। 5 रक्षक 3 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स लेके वहां से निकल चुके थे। ठीक उसी वक्त 20 फुट ऊंचा, भयानक लाल शरीर और काली आंखों वाला ब्रह्म राक्षस रति को घूर रहा था। रति ब्रह्म राक्षस की उस मूर्ति के सामने खड़ी उसे प्यार से निहार रही थी। एक असुर उसके पास आया। महारानी, रक्षक फाइटर प्लेन्स लेके प्राइम मिनिस्टर के प्लेन के पीछे गए हैं। इंटरेस्टिंग। हमें प्लेन में पीएम के साथ जा रहे रक्षक असुर को बता देना चाहिए। नो। महारानी, कम ऑन,
मेरे बेटे को फेयर चांस मिलना चाहिए। हम असुर कब से फेयर खेलने लगे? नॉटी नॉटी, बट नो, खेलने दो बच्चों को। शिवम और विशन के फाइटर प्लेन्स हवा में थे। सुखोई फाइटर जेट अपनी फुल स्पीड 2120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ चुके थे। शिवम ने एयरपीस के जरिए दूसरा जेट उड़ा रहे विशन से कांटेक्ट किया। विशन, वी नीड टू पेस अप। यू आर राइट गाइस। पिछली सीट पे बैठे दोनों रक्षकों ने आंखें बंद की और अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। दोनों फाइटर जेट्स के इंजन में से और तेज थ्रस्ट निकलने लगा। वो दोनों रक्षक आग की शक्ति को इकट्ठा करके फाइटर जेट्स की रफ्तार बढ़ा रहे थे। अब दोनों फाइटर जेट्स 3000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे बढ़ने लगे। लगभग 11 मिनट्स में दोनों फाइटर जेट्स पीएम के एयरक्राफ्ट के ठीक पीछे उड़ रहे थे। पीएम का एयरक्राफ्ट अब 42,000 फीट की ऊंचाई पे था। बाहर का टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस था। शिवम ने अपने फाइटर जेट की कॉकपिट के ऊपर उड़ते बोइंग 777 को देखा। रात के अंधेरे में वो 73 मीटर लंबा और विशाल एयरक्राफ्ट हवा में उड़ती किसी छोटी बिल्डिंग जैसा लग रहा था। गाइस, हमें प्लेन के नीचे ही रहना है ताकि प्लेन में बैठा कोई भी हमें देख ना सके। जेनिफर। यस सर। शिवम। यस शिवम सर। जेनिफर, तुम एयरक्राफ्ट से कनेक्टेड हो? यस शिवम सर। एयरक्राफ्ट जिस स्पीड पर है उसे चेंज मत होने देना। यस सर। एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स अब मेरे पास है। प्लेन 750 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है। इट विल रिमेन स्टेडी सर। रेडी रहना जब मैं बोलूं। यस शिवम सर, आई एम रेडी। शिवम अपना फाइटर जेट एयरक्राफ्ट के नीचे लेके गया। उसके ठीक ऊपर एयरक्राफ्ट का पिछला लैंडिंग गियर था। जेनिफर, नाउ। एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर बाहर निकला। शिवम ने अपनी बेल्ट अनबकल की और फाइटर जेट की कॉकपिट का हैच खोला। पीएम के प्लेन की कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स ने स्क्रीन पे देखा। उनके सामने स्क्रीन पे लैंडिंग गियर खुलने का मैसेज आ रहा था। ये लैंडिंग गियर तुमने रिलीज किया? नो। पायलट ने कुछ कमांड्स दी पर लैंडिंग गियर बंद नहीं हुआ। We may have a problem. Take out the manual. उधर एयरक्राफ्ट के नीचे उड़ते फाइटर जेट में शिवम ने अपने पीछे बैठे रक्षक को देखा। जेट ऑटो पायलट पर है। एयर टनल अप। उस रक्षक ने आंखें बंद की और वायु शक्ति से फाइटर जेट के कॉकपिट से लैंडिंग गियर तक हवा की एक टनल बनाई। उनके आसपास तेज रफ्तार हवा चल रही थी और टेम्परेचर -55 डिग्री सेल्सियस था, पर उस एयर टनल के बीच कोई हवा नहीं थी। शिवम फाइटर जेट के ऊपर खड़ा हुआ और जंप करके एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर पे लटका। उसने खुद को ऊपर खींचा और लैंडिंग गियर पे बैठ गया। उसके प्लेन में बैठे दूसरे रक्षक ने फाइटर जेट का कॉकपिट बंद किया और फाइटर जेट लेके निकल गया। शिवम प्लेन के गियर पे बैठा इंतजार करने लगा। उसने नीचे देखा, आसमान साफ था। उसे मीलों नीचे जमीन पे किसी शहर की चमकती रोशनियां नजर आ रही थी। तभी उसे नीचे विशन का फाइटर जेट दिखाई दिया। विशन के साथी रक्षक ने उसके लिए एयर टनल बनाया। विशन अपने एयरक्राफ्ट पे चढ़ा। उसने एयरक्राफ्ट के लैंडिंग गियर को पकड़ने के लिए एयर टनल में ऊपर जंप किया। तभी बोइंग टर्बुलेंस की वजह से उछला। विशन के प्लेन में बैठे रक्षक का बनाया एयर टनल टूटा। तेज रफ्तार हवाओं ने विशन को प्लेन के पीछे फेंका। विशन हवा में लटका हुआ था। शिवम ने एक हाथ से विशन का हाथ और दूसरे हाथ से लैंडिंग गियर को पकड़ा हुआ था। प्लेन 750 की रफ्तार से 42,000 फुट की ऊंचाई पे हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। शिवम और विशन प्लेन के लैंडिंग गियर से लटके हुए थे। शिवम और विशन ने एक दूसरे की आंखों में देखा। दोनों मुस्कुराए। शिवम ने विशन का हाथ खींचा और अगले ही पल दोनों लैंडिंग गियर पे लटके थे। दोनों तुरंत लैंडिंग गियर पे चढ़ के प्लेन के अंदर आ गए। विशन ने शिवम को देखा। थैंक यू शिवम। अगली बार तुम मुझे बचा लेना। आई प्रॉमिस। यू ओके? चल जेनिफर, वी आर इन। गॉट इट शिवम सर। उधर कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट्स लैंडिंग गियर बंद करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने स्क्रीन पे देखा कि लैंडिंग गियर बंद हो गए। लीड पायलट ने को पायलट को देखा। See, I told you. यस,
मैं 15 साल से प्लेन्स फ्लाई कर रहा हूँ। इन सिचुएशंस में वन शुड नॉट पैनिक एंड फॉलो द प्रोसेस। यस सर। 5 मिनट बाद अविनाश कॉल प्लेन के टॉयलेट में था। तभी उसने नीचे देखा, टॉयलेट के फ्लोर से धुआं निकलने लगा। अविनाश कॉल एक कोने में खड़ा था। टॉयलेट फ्लोर के ठीक नीचे शिवम और विशन थे। उन्होंने अपने हाथ ऊपर टॉयलेट फ्लोर से लगाए हुए थे। वो अग्नि की ताकत से टॉयलेट फ्लोर पिघला रहे थे। कुछ सेकंड्स में टॉयलेट फ्लोर में एक स्क्वायर शेप का छेद बना। शिवम और विशन ने हाथ ऊपर करके फ्लोर खींचा। टॉयलेट फ्लोर का कारपेट जलने की वजह से टॉयलेट में धुआं फैल चुका था। शिवम ने अपने हाथ ऊपर किए और सारा धुआं नीचे कार्गो होल्ड एरिया में चला गया। अविनाश कॉल को टॉयलेट फ्लोर के नीचे शिवम और विशन दिखाई दिए। विशन ने अपने हाथ टॉयलेट फ्लोर में बने छेद के आसपास लहराए। टॉयलेट के गर्म हो चुके मेटल फ्लोर पे बर्फ की परत जम गई। वो दोनों फ्लोर में बने छेद से ऊपर आए। प्रणाम मिस्टर कॉल। प्रणाम मिस्टर कूल। तुम लोग इस प्लेन में पहुंचे कैसे? सर अभी बताने का टाइम नहीं है। जब जेनिफर ने मुझे इस टॉयलेट में आने को कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। Anyways, I am so relieved that you guys are here. आपको पीएम की सिक्योरिटी हेड की लोकेशन पता है? Yes, वो पीएम के साथ उनके प्राइवेट सूट में है। लेट्स गो। तीनों टॉयलेट से निकले। शिवम और विशन अविनाश कॉल के पीछे चल रहे थे। प्लेन में बैठे सभी लोग डिफेंस मिनिस्टर के साथ फाइटर पायलट ड्रेस में जाते 2 लोगों को घूर रहे थे। वो पीएम केबिन के बाहर पहुंचे। शिवम और विशन सूट के दरवाजे के दोनों तरफ दीवार से सट के खड़े हुए। अविनाश ने दरवाजे पे नॉक किया। यस सर, दिस इज अविनाश। यस, कम इन। अविनाश ने दरवाजा खोला। शिवम और विशन चीते की फुर्ती से अविनाश के साथ अंदर आए। रूम के कोने में पीएम का सिक्योरिटी हेड खड़ा था। उन्हें देखते ही उसका चेहरा काला पड़ गया। उसकी लाल आंखें चमकने लगी। विशन ने उस पे से बिना नजरें हटाए दरवाजा अंदर से लॉक किया। पीएम अपने सिक्योरिटी हेड का बदला हुआ चेहरा और दोनों रक्षकों को शॉक्ड देख रहे थे। क्या हो क्या रहा है? शिवम ने अविनाश को धीरे से कोने में ढकेला। अब रक्षकासुर और शिवम विशन उस 12 बाय 18 के सूट में आमने सामने खड़े थे। रक्षकासुर गुर्राया। शिवम और विशन तैयार थे।